online class. Today I am going to start a new chapter from history, and the name of the chapter is the Delhi Sultans. And in that lesson we will learn about the Delhi, the capital zone of our India. In the previous chapter, the chapter 2, in this chapter we saw that we learned the Kaveri Delta area. At that time, before the 12th century, the Kaveri Delta region is very much famous, and it was the main center of the kingdoms. But there was no mention about the Delhi and its adjoining areas. मतलब हमने जो पिछले लेसन में पढ़ा था उसमें मेनली किसका था, कावेरी डेल्टा, यानी कि सदर्न पार्ट जो है मेजर किंगडम्स वहाँ पे डेवलप हुए थे और वो ज़्यादा फ्लोरिश था, और वहाँ उस समय जो है दिल्ली एरिया के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था. दैट मीन्स द दिल्ली बिकेम द मेजर किंगडम आफ्टर द 12th सेंचुरी. दिल्ली में जो है मेजर किंगडम के रूप में उभर कर कब आया, 12th सेंचुरी के बाद में. सो इन दैट लेसन वी विल लर्न अबाउट द Delhi, our country's capital. Okay, so students, in this chapter we will learn about the Delhi Sultans. तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, साउथ के एरिया के बारे में, चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा था ना, केस स्टडी किया था. तो नाउ दिल्ली सुल्तान कैसे उभरा, तो what we are going to study in this chapter. इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बैकग्राउंड ऑफ द रूलर्स ऑफ दिल्ली, sources of information about Delhi Sultan, the Minaz-e-Siraj about Razia Sultan from garrison town to empire, and expansion of the Sultanate, comparative study between the administration and the consolidation under the Khilji and Tughlaqs. तो मेनली क्या है, हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में ही पढ़ने को जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द दिल्ली एरिया. ठीक है बच्चों, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, दिल्ली में. तो दिल्ली, अबाउट द बैकग्राउंड, द रूलर्स ऑफ दिल्ली. दिल्ली जो है किस प्रकार से जो है एक फेमस में जो प्रमुख जो है राजधानी के रूप में उभर कर आया था, इसका स्टार्ट कैसे हुआ. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत. सबसे पहले यहाँ पर इस दिल्ली एरिया पर कब्जा किया था तोमर राजपूत ने. बट after that the Chauhans were defeated the Tomar Rajputs. चौहान थे, हमने इसे पिछले लेसन में पढ़ा था. पृथ्वीराज तृतीय या थर्ड पृथ्वीराज था, वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे किसके में, चौहान्स में, और उन्होंने जो है तोमर्स को हराया. They defeated the Tomars and they captured the Delhi territorial zone. And चौहान कहाँ के थे, they are mainly from the Ajmer area. तो it was expanded from Delhi to the Ajmer zone. यानी कि उन्होंने जो पूरा adjoining area जितने थे उसमें किसने जो है साम्राज्य को स्थापित किया, किंगडम को स्थापित किया, चौहान्स ने. During that time means under the Delhi became a commercial center. इस समय जो है जब चौहान्स ने दिल्ली पर कब्जा किया था, उस समय जो दिल्ली था वो एक कॉमर्शियल जोन में बदल चुका था. एंड the people lived in that area means the Jain merchants. यहाँ पर सबसे ज्यादा जैन मर्चेंट्स थे, वो कॉमर्शियल सेंटर में ट्रेड वगैरह करते थे. एंड they constructed many temples, बहुत सारे टेम्पल्स का निर्माण किया था. एंड coined by vintage known as दिल्लीवाला. और उस समय जो है इतना बड़ा कॉमर्शियल हब बन चुका था, और उनके अपने सिक्के चल रहे थे जो उस चारों तरफ जो है बहुत ही फेमस था, और उनको कहा गया दिल्लीवाल. तो इस तरह से जो है चौहान्स के टाइम में जो है सबसे ज्यादा चौहान ने मेनली द पृथ्वीराज थर्ड, इन्होंने तोमर को, इनका हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था कि मेन एम क्या था चौहान्स का, दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर एरिया. उन्होंने पहले जो किंगडम था, मैंने इनको आपको सेकंड चैप्टर में बहुत बढ़िया से समझाया था कि अपने एरिया तक सीमित नहीं थे, दे वांटेड टू एक्सपैंड देयर किंगडम्स टू क्या करने के लिए, टू रिसोर्सेस एंड द वेल्थ एंड अदर, सो दैट द चौहान्स they were expanded their area or they captured the Delhi zone.
दिल्ली का जो है कैपिटल लेकर, उन्होंने उसको किंगडम, अपना मेजर किंगडम बना दिया था। इस प्रकार से चौहान ने सबसे सेकेंड बार तोमर को हराकर जो है उन्होंने अपना राजधानी वहां पर स्थापित किया था। थर्ड, हमने सेकेंड चैप्टर में ये भी पढ़ा था, गौरी अटैक द इंडिया। गौरी जो है बाहर इन्वेडर का, फॉरेन इन्वेडर, ही केम टू इंडिया एंड फर्स्ट टाइम he attacked the Delhi area, but at that time the Prithviraj III. But in the second time, when he entered and attacked the Delhi, at that time Prithviraj Chauhan was defeated by the Gauri. तो इस तरह से जो है जो स्थानीय लोकल जो राजाओं के अधीन था वो दिल्ली, वो धीरे से हटकर अब क्या हो गया, विदेशी जो है बाहर से आने वाले सुल्तानों का एक प्रारंभ कहा जा सकता है जो है स्टार्ट हुआ। यहाँ पर बाहरी आक्रमणकारियों ने आकर जो है दिल्ली को कब्जा करना शुरू किया गया। इस प्रकार जो है जब गौरी ने दिल्ली पर आक्रमण किया और अपना साम्राज्य, अपना किंगडम वहां पर स्थापित किया, तब से जो है दिल्ली का एक स्वरूप बदल गया और यहाँ पर सुल्तानों का राज जो है प्रारंभ हो गया। तो इस लेसन में हम इन्हीं सुल्तानों के द्वारा जो एक्सपेंशन हुआ है इसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। So students, मैंने आपको कहा था दिल्ली वाज ट्रांसफॉर्म्ड अंडर दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, दिल्ली जो है, दिल्ली सुल्तान के आने के बाद विजय सुल्तानों के द्वारा बहुत बड़ा चेंजेस आया था। और दिल्ली सुल्तानों की स्थापना कैसे हुई थी? एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान। मैंने आपको पहले भी बताया था, पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद ही जो है दिल्ली सुल्तान जो है बाहर से, विदेशों से बाहर से आए हुए सुल्तानों का राज्य जो है दिल्ली में स्थापित हो गया था। तो किसको हराने के बाद में? ये मेनली आपको याद रखना, पृथ्वीराज चौहान। इस तरह से हमारे यहाँ से जो लोकल जो राजाओं का जो ने स्थापना की था दिल्ली का, वो अधिकार हट गया था और अब बाहरी आक्रमणकारियों की तरह विदेशियों के द्वारा जो है यहाँ पर दिल्ली पर शासन प्रारंभ हो गया था। स्टूडेंट्स, देयर वर मेजर 5 डायनासिटीज दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली को सल्तनत बनाने में जो है कुछ प्रमुख जो है 5 जो है डायनासिटीज थे जिन्होंने दिल्ली को बहुत बड़ा सल्तनत के रूप में, दिल्ली सल्तनत कहा गया। उसमें प्रमुख कौन कौन से? अर्ली टर्किश या मामलुक डायनासिटी, स्लेव डायनासिटी, खिलजी डायनासिटी, तुगलक डायनासिटी, सैयद डायनासिटी एंड द लोधी डायनासिटी। अब मैं जो है हम आपके बुक में देखिए, इस बुक में एक टेबल है जिसमें पूरे के पूरे दिल्ली में जो साम्राज्य स्थापित किया गया था इसका शुरू से लेके डिटेल दिया गया है। मैं उसको रीड करने जा रही हूँ, आप जो है ध्यान से देखिए उसे और तब आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली में कौन कौन से डायनासिटीज का शासन था, शुरुआत कैसे हुआ और कहाँ तक जो है दिल्ली सल्तनत जो है कब कहाँ तक कहा गया। ओके स्टूडेंट्स, सो लुक एट द टेबल। नंबर 1, द स्टार्ट विद द राजपूत डायनासिटी। राजपूत डायनासिटीज में आता है तोमर। मैंने कहा था सबसे पहले तोमर राजाओं ने 12th सेंचुरी के बाद दिल्ली जो है एक कैपिटल जोन के रूप में, किंगडम के रूप में उभर कर आया था। तो उसकी स्थापना करने में सबसे पहला था तोमर डायनासिटी, अर्ली 12th सेंचुरी जो है। उसके बाद में है अनंगापाला, इसमें नलंगापाला, चौहान और पृथ्वीराज चौहान। इनका डेट भी दिया गया है, आप उसे ध्यान से देख सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बाद में फिर शुरू हुआ अर्ली टर्किश रूलर्स 1206 to 1290 के बीच में। तो उसमें आता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 एंड 1210 तक उन्होंने शासन किया था। आप देखते होंगे कि पृथ्वीराज चौहान जो है 1175 से 1192 तक था उनका साम्राज्य था, तो किंगडम था। लेकिन जो है उसके बीच में आपको लगेगा कि बीच में कहाँ थे, मतलब उस समय गौरी का जो अटैक हुआ था और उसमें डिफीट हुआ था और उसके पीरियड जो है गौरी पीरियड जो है का शासन चल रहा था। उसके बाद उसने अपने कुतुबुद्दीन ऐबक जो है जो स्लेव डायनासिटी का शुरुआत कह सकते हैं, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन हुआ, शमसुद्दीन इल्तुमिश, उसके बाद जो है 1210 to 1236 देन रजिया, उनकी जो है एकमात्र जो है लेडी जो है का शासन चला था 1236 to 1240। और उसके बाद आता है गियासुद्दीन बलबन 266 to 1287। उसके बाद जो डायनासिटी आया, इससे पहले हमने क्या बताया, अर्ली टर्किश
रूलर्स था। उसके बाद में जो आया था वो था खिलजी डायनासिटी 1290 to 1320, जलालुद्दीन खिलजी 1290 to 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 to 1316। देन उसके बाद जो डायनासिटी आई वो है तुगलक डायनासिटी 1320 to 1414। उसमें आता है गियासुद्दीन तुगलक 1320 to 1324, मोहम्मद तुगलक 1224 to 1351, फिराज शाह तुगलक 1351 to 1388। उसके बाद जो आता है सैयद डायनासिटी है। सैयद डायनासिटी में खिज़र खान 1414 to 1421। फिर लोधी डायनासिटी आता है जो सबसे लास्ट में है, उसमें आता है बहलुल लोधी 1451 to 1489। तो लोधी डायनासिटी तक जो है हम किसका विस्तार चलता है, दिल्ली से कहा जाता है, विस्तार कहेंगे तो बाहर के दिल्ली सल्तनतों का राज्य, सुल्तानों का राज्य कहते हैं। और लोधी डायनासिटी के साथ साथ दिल्ली का जो सल्तनत का जो पीरियड है वो धीरे धीरे जो है कम होने, डिक्लाइनिंग की ओर जाना शुरू हो जाता है। तो इतना पीरियड को जो है हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज ए दिल्ली सल्तनत। नाउ अब हमें दिल्ली सुल्तानों का के बारे में कहाँ से नॉलेज मिला है, हाउ वी गेट दैट नॉलेज बाय अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स के बारे में हमें पता कैसे चला। तो आपको मालूम है द डिफरेंट सोर्सेस, थ्रू द डिफरेंट सोर्सेस वी कैन नो अबाउट द दिल्ली सल्तनत। हम जो है हमें पता कैसे चला है इन विभिन्न प्रकार के सोर्सों के द्वारा। एंड देयर वर मेनी सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, लाइक कौन कौन से सोर्सेस है ये मैंने आपको शुरुआत से ही पढ़ा। हम लोग को हिस्ट्री कैसे पता चलता है, थ्रू द इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर। लैंग्वेज के बाद में, लिटरेचर के बाद में उसको डिवीजन किया गया था ना, उसके इंस्क्रिप्शंस तो हमने आपको बहुत बार बताया, इंस्क्रिप्शन के थ्रू, कॉइन्स के थ्रू और आर्किटेक्चर। इसको हम तो उस जमाने में जा नहीं सकते, ओनली थ्रू दैट we can came to know about our history, and one of the important source of history was तारीख। दिल्ली सल्तनत के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट रूप से हमें पता चलने का एक सबसे बड़ा प्रमुख जो साधन था, दैट कॉल्ड एज तारीख। इन द सिंगुलर फॉर्म इट इज कॉल्ड एज ए तारीख, एंड इन द प्लूरल फॉर्म इट इज कॉल्ड एज ए त्वारिख। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्वारिख? Twarik are the historiography containing history written by the learned man. त्वारिक जो है हिस्ट्रोग्राफी कहते हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत पीरियड के बारे में लिखा जाता था और हमें इसका इतिहास मिलता था, और जिसे लिखा जाता था पढ़े लिखे और जो उच्च पद पर थे ऐसे लोगों के द्वारा लिखा गया जो हिस्ट्री है, जो सोर्स है, उसी को कहा गया, वी कॉल्ड इट एज ए त्वारिख। एंड इट वाज रिटन बाय मेनली द सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटिव, पोएट्स एंड द कॉर्टियर्स। मेनली जो किंगडम, जो किंग्स के जो सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने वाले लोग होते थे, द पोएट्स होते, कॉर्टियर्स होते थे, ये लिखते थे। तो द लर्नड मैन, तो जो पढ़ा लिखा लोग होता था उनके द्वारा लिखा गया था। एंड त्वारिख वर सिमिलर टू ए इंस्क्रिप्शन, बिल्कुल इट इज लाइक जस्ट सिमिलर टू ए इंस्क्रिप्शन जैसा ही होता था, क्योंकि सेम जिस तरह से अभिलेखों में, शिलाओं में राजाओं के बारे में लिखा जाता था, त्वारिख में भी बस उसे जो है उन राजाओं के बारे में बड़े डिटेल से उनके सब कुछ लिखा जाता था। और बाद में ये हमें एक सोर्स के रूप में मिला, इतिहास के रूप में मिला, हमें इनके बारे में नॉलेज मिला। तो आपको पता चला बच्चों किस तरह से हमें जो है हिस्ट्री पता चला है इन दिल्ली सुल्तानों के बारे में, ओनली मेनली बाय दिस तारीख और त्वारिख। तो हर बच्चे को जानना जरूरी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ त्वारिख। त्वारिख का मीनिंग मैं और एक बार बताती हूँ, त्वारिख आर द हिस्टोग्राफी कंटेनिंग हिस्ट्री रिटन बाय द लर्न्ड मैन, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखा गया। तो स्टूडेंट्स लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर में आपको जो है 4 स्टेजेस, त्वारिख बनाने का जो 4 स्टेजेस का फोटोज को दिखाया गया है। लुक एट दैट वन, दैट फॉर द फर्स्ट स्टेज प्रिपेयरिंग द पेपर, लुक एट दैट फोटो। सबसे पहले जो है पेपर को प्रिपेयर किया जाता है, देन राइटिंग द टेक्स्ट को लिखा जाता है, एंड मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। उसको जो पैसेज रहता है
और इम्पोर्टेंट, जैसे अभी हम हाईलाइट करते हैं ना किसी भी वर्ड को, उसको हाईलाइट करने के लिए उस समय जो है मेल्टिंग गोल्ड को जो है मेल्ट करके उससे जो है लिखा जाता था, ताकि वो जो है स्पेशल वर्ड्स को लोग देख सके। प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, उसको बाइंड किस प्रकार से के उसका प्रिपेयरिंग कहते थे। 4 स्टेज में जाने के बाद में एक त्वारिक का जो है लिखा पूरा होता था। सो ये जो है 4 स्टेजेस है, आप इसे ध्यान से इस फोटो में भी देख सकते हैं। एंड द फॉलोइंग डिटेल शुड बी केप्ट इन माइंड विद रिगार्ड द त्वारिक एंड देयर ऑथर। जो एक त्वारिक लिखा जाता है तब उसमें कुछ उनके जो है कुछ चीजों को वो ध्यान में देकर लिखते हैं। आप उन्हें देखिए। नंबर 1, द ऑथर्स ऑफ द त्वारिक लिव्ड इन सिटीज एंड हार्डली एवर इन विलेजेस। इनके जितने भी लर्निंग पर्सन्स हैं, जो मैन हैं, जो पढ़ा लिखा लोग हैं, दे ऑलवेज लिव्ड इन द दिल्ली जोन एरिया, मेनली इन द सिटी एरिया, मीन्स दिल्ली एरिया में ही रहते थे, और हार्डली बहुत कम लोग जो है गांव के होते थे। The second one, they often wrote their histories for sultans in the hope of rich reward. आप सोचिए कि उस इतिहास का हमें जो सोर्स मिलता है उसमें हमेशा सुल्तान की तारीफ में ही लिखा जाता है। आपको उस सोर्स में किसी बड़ा चढ़ाकर बातें लिखी हुई थी, क्योंकि उनका एक ही एम होता है कि वो हमेशा सुल्तान के प्रशंसक रहे, वो हमेशा प्रेज, और सुल्तान जो उनसे खुश रहे, ताकि उन्हें जो है इसके बदले में रिच रिवॉर्ड या कुछ इनाम मिले। एंड these authors advised rulers on the need to present an ideal social order based on the birthright and gender distinction. इन लोग हमेशा जो है जो सुल्तान थे उनको ये एडवाइस देते थे कि एक आइडियल सोशल जो है ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए, और उनका जो सोशल ऑर्डर होता था, बर्थ राइट को गिवन मोर इम्पोर्टेंस, मतलब राजा जो आगे जो है बर्थ राइट को ही इम्पोर्टेंस दिया जाता था, एंड द जेंडर डिस्टिंक्शन, उनके हिसाब से जो सोशल आइडियल सोशल भाव होता था जिसमें जेंट्स को जो है शासन का अधिकार अधिक होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर जेंडर डिस्टिंक्शन आपको बहुत ही देखने को मिलेगा। आगे जो मैं रजिया जब सुल्तान बनी थी उनके बारे में आपको बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह का जेंडर डिस्टिंक्शन को वे फॉलो करते थे। मतलब उनका ये होता है कि राज का शासन का किसके शासन वगैरह किसके हाथ में होना चाहिए, पुरुष के हाथ में होना चाहिए। यही आइडियल सोशल ऑर्डर है, इनका ये मानना था, और वो सुल्तानों को ये आदेश देते थे या उनको अपना जो है सोच बताते हैं। एंड उसी समय हम ये मानते हैं कि एक जो है बाहर से they came from the outsiders, और उनका एम क्या था, to expand their areas, to वहाँ to explore their resources and the wealth, और लेकिन उसके साथ ही वहाँ पर कुछ जो है जस्टिस को भी जो है फॉलो किया जाता था। ये हमें जो है फखरुद्दीन मुदब्बिर के द्वारा 13th सेंचुरी में जो लिखा गया है द सर्कल ऑफ जस्टिस के बारे में पता चलता है। ड्यूरिंग दैट ए किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर्स, अकॉर्डिंग टू फखरुद्दीन मुदब्बिर के हिसाब से एक जो राजा है वो बिना सोल्जर्स के या सैनिकों के नहीं रह सकते थे। एंड सोल्जर्स कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज, और सैनिक जो है बिना सैलरीज का, क्योंकि उनको पैसे चाहिए तभी तो वो काम करेंगे। सैलरीज का होना, उनका खुश रहना राजा के लिए बहुत ही आवश्यक था। एंड सैलरीज कम फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द पेजेंट्स, और ये सैलरीज आएगा कहाँ, राजा कहीं खजाना से निकाल कर अगर देना भी है तो उसके खजाने में पैसे कहाँ से आएंगे, फ्रॉम द रेवेन्यू विच वर कलेक्टेड बाय द पेजेंट्स, जो भी पेजेंट्स के द्वारा, किसानों के द्वारा जो भी रेवेन्यू जो टैक्स होता है उसको कलेक्ट करके जो रेवेन्यू मिलता है उसके थ्रू ही जो है वो सैलरीज दे सकते थे। एंड बट पेजेंट्स कैन पे रेवेन्यू ओनली दे आर प्रॉस्परस एंड हैप्पी। कौन से पेजेंट्स जो है टैक्स बराबर बांधेंगे या रेवेन्यू बराबर देंगे, जो किसान जो है प्रॉस्परस हो, वेल्दी हो, एंड शुड बी हैप्पी, बहुत ही खुश हो, और उन्हें जो है सब तरफ से खुशियां हो और प्रॉस्परस हो, तभी वो जो है टैक्स बांध सकेंगे, यानी कि खुशहाल पूर्ण किसान ही बांध सकते। तो इसके लिए क्या करना होगा, दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। जब तक जस्टिस और ऑनेस्ट ईमानदारी से अपना सरकार नहीं चलाएगी, शासन नहीं चलाएगी, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि राजा का जस्टिस होना और जस्टिस दिलाने वाला और ऑनेस्ट होना, और सरकार जो शासन कैसी व्यवस्था हो रहा, बिल्कुल न्यायपूर्वक अगर शासन व्यवस्था होगी और प्रॉस्परस शासन व्यवस्था होगी, तब जो है वो सैलरीज जो है किसान जो है
बढ़िया से काम करेगा और वो खुशहाल होगा, किसान खुशहाल होगा तो वो टैक्स जो है बराबर पे करेगा। जब टैक्स बराबर पे करेगा तो वो अपने सोल्जर्स को बराबर सैलरीज दे पाएगा और सैलरीज दे पाने से उसके पास में एक बेटर जो है सोल्जर्स रहेगा और सोल्जर्स रहने से वो ऑटोमेटिकली दैट किंगडम बिकम वेरी पावरफुल। तो सर्कल ऑफ द जस्टिस मतलब घूमकर कैसे आते हैं कि एक दूसरे को जो है रिलेशन होता है। अगर यही से अगर हम स्टार्ट करें तो प्रॉस्परस किसान, अच्छा शासन, प्रॉस्परस किसान, किसानों के द्वारा मिलेगा रेवेन्यू से सैलरी से जो है सोल्जर्स को पैसे मिलेंगे और वो पावरफुल किंगडम ऑटोमेटिक बन जाएगा। सो इट इज कॉल्ड एज अ सर्कल ऑफ जस्टिस एंड which was written by the Fakhruddin Mudabbir and right in 13th century। तो इस प्रकार जो है वहाँ ये सल्तनत में इस प्रकार का प्रथा भी चलती थी। इसके द्वारा, इस सोर्स के द्वारा हमें पता चलता है। तो हमें इनसे क्या क्या पता चलता है कि जो त्वारिख है, त्वारिख से हमें पता चलता है कि वो जो है आइडल सोशल ऑर्डर मानते थे। आइडल सोशल ऑर्डर में क्या है, दे गिव मोर इंपॉर्टेंस टू द बर्थ राइट एंड द जेंडर डिस्टिंक्शन एंड सर्कल ऑफ जस्टिस को भी इंपॉर्टेंस दिया जाता था। इन 1236 सुल्तान इल्तुमिश डॉटर रजिया बिकेम द सुल्तान। 1236 में जो है सुल्तान रजिया जो है दिल्ली जो सल्तनत का शासन अपने हाथ में ली थी। तो व्हाट मिनाज-ए-सुराज थॉट अबाउट, कौन था मिनाज-ए-सुराज? प्रिंसिपल हिस्टोरियन ऑफ मामलुक डायनासिटी। मामलुक डायनासिटी मैंने कहा था ना, इसके मामलुक डायनासिटी स्लेव डायनासिटी आई थी। तो उस मामलुक डायनासिटी का जो मेन हिस्टोरियन था, हिज नेम वाज मिनाज-ए-सुराज। ही रोट दैट रजिया, शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुमिश। She became the sultan in the year of 1236. What he wrote that? What about his thinking about the Razia? Minaz-e-Siraj recognized that she was more able and qualified than all her brothers, but he was not comfortable at having a queen as a ruler. Minaz-e-Siraj ये मानने को तैयार है, she was more able and qualified, वो बहुत ही क्वालिफाइड थी अपने भाइयों की तुलना में। जो है उसका शासन संभालने का अधिकार उसके पास ज़्यादा था क्योंकि वो बहुत ही क्वालिफाइड थी और एबल थी। उसके अंदर में इनके मुकाबले बहुत ही क्या थी, बहुत क्वालिफाइड थी, योग्यता था उसके अंदर में। लेकिन मिनाज-ए-सिराज का मानना है बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग ए क्वीन एज अ रूलर। लेकिन उन्हें कभी भी ये सुविधा नहीं लगती थी, अच्छा नहीं लगता था कि वो क्वीन के अंडर में जो है काम करे, क्योंकि इनका त्वारिख के अनुसार, त्वारिख में जो एडमिनिस्ट्रेटर जो होते थे, जो भी लर्नड पर्सन्स जो लिखते थे, उनका क्या कहना था कि बर्थ राइट और जो साम्राज्य है, शासन व्यवस्था है, वो किसके हाथों में होना चाहिए? पुरुष के हाथ में। और वो कभी नहीं चाहते कि वो किसी भी महिला के अंदर में अधीन में काम करे, और ये बिल्कुल पसंद वो नहीं करते थे। इसीलिए कुछ ही वर्षों के बाद में जो है रजिया का शासनकाल खत्म हुआ और दूसरे डायनासिटी, दूसरे जो है शासन जो है प्रारंभ हो गया था। इतनी योग्यता वाली लेडी होने के बावजूद जो है उनको लोग जो है अपोज करते थे रजिया सुल्तान को। वो मानते थे कि वो बहुत ही क्वालिफाइड है, लेकिन उनका ज़मीर ये नहीं चाहता था कि वो किसी भी लेडी के अंदर में ये काम करे। तो आप समझ सकते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड, ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी एंड 12th सेंचुरी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था। उस समय मेल्स को जो है शासन व्यवस्था को लोग ज़्यादा पसंद करते थे। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। इस टॉपिक में हम सल्तनत के एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे थे, हाउ दे एक्सपैंडेड देयर एरिया, the whole area of our country. So the main aims, the expansion of the Delhi Sultan. Delhi Sultan ने अपना एक्सपेंशन का प्रारंभ कैसे किया, इसका प्रमुख कारण क्या? The starting from garrison town। पहले क्या था, जो सुल्तान्स के थे जो अपने एरियाज को, अपने एरिया अंडर एरिया जो है गैरिसन टाउन के नाम से जाना जाता था। तो ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गैरिसन टाउन? गैरिसन टाउन्स ए एरिया व्हिच वाज हाईली फोर्टिफाइड एंड सोल्जर्स यूज्ड टू लिव देयर। आपको ये फिल्मों में भी देखने को भी मिलेगा जहाँ पे गैरिसन, उस समय ज़माने में सल्तनत कैसे होता था
गैरिसन टाउन के रूप में, छावनी, जैसे एक राजधानी होती थी और उसको चारों तरफ से किला से जो है घेरा जाता था और सारे सैनिक वहां पर रहते थे और वो जो है अपना जो है राजा और उसके जो निवासी रहते थे, लोग रहते थे, चारों तरफ से सैनिक छावनियों से घिरा हुआ जो शहर का तरह रहता था और वहां पर राजा का शासन होता था। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते थे? गैरिसन टाउन। दैट मीन्स ए एरिया विच वाज हाईली फोर्टिफाइड एंड सोल्जर्स यूज्ड टू लिव देयर। ठीक है, तो उसके बाद में क्या हुआ, ये गैरिसन टाउन्स जो है दिल्ली एरिया में, उनके कुछ वेस्ट बंगाल, कुछ जो है नॉर्थ पार्ट में, इस तरह छोटे छोटे गैरिसन टाउन्स के रूप में थे किनके? द दिल्ली सल्तनत के। एंड द initially the control of Delhi Sultan was mainly restricted to garrison, no major control the hinterland। उनका जो है शुरू में जो है जितने भी सुल्तान थे, they were mainly restricted to garrison town। उन लोग जो है अपने garrison town तक ही सीमित रहते थे, उसके आगे जो है जो hinterland था उन पर उनके अधीन में नहीं थे। Means they were mainly restricted to garrison town। उनका मेन शासन कहाँ पर चलता था? उस garrison town के जो एरिया उनका मेजर लैंड एरिया जहाँ पे भी कब्जा कर लेते थे और उस पर चारों तरफ किलेबंदी करते थे, that became their garrison town। तो इनका garrison town जो है अलग अलग क्षेत्र, कुछ दिल्ली में था, कुछ वेस्ट बंगाल का इधर, और उनके जो hinterland थे, तो what is the meaning of that hinterland? The land adjacent to city or port that supply it with good and services। हिंटरलैंड का मतलब होता था उसके जो गैरिसन टाउन से के आसपास के जितने भी एरिया जिस पर उनका कब्जा नहीं होता था, लेकिन they were totally depend upon these hinterlands for their good and services। उनको जो भी सामान चाहिए, किसी भी तरह के लोगों की आवश्यकता होती है काम कराने के लिए, सबके लिए जो है they were to depend upon these hinterland areas। And Delhi Sultan was dependent upon trade, tribute and plunder for the supplies। तो दिल्ली के जो सुल्तान होते थे वो जो है ये हिंटरलैंड्स के द्वारा वहां से व्यापार होता था, ट्रेड होता था, और वहां के लोग, हिंटरलैंड के लोग क्या करते थे, वो ट्रिब्यूट के रूप में जो है उनको सम्मानित जो गिफ्ट के रूप में उनको राजाओं को देते थे, या लूटपाट करके भी, प्लंडर का तो लूटपाट के किसी के तरह के तरीका से वहां से जो रिसोर्सेस को लेते थे। तो इस तरह से जो है शुरू में जो है दिल्ली सल्तनत का जो है जितना कंट्रोल कहाँ था, ओनली इन द गैरिसन टाउन तक था, नॉट इन द हिंटरलैंड। बट लेटर इट हैड बिकम ए प्रॉब्लम टू देम। तो उन लोगों को जो है इस हिंटरलैंड गैरिसन टाउन से, उनका है गैरिसन टाउन का वेस्ट बंगाल एरिया दूर है, और तो उनको इस हिंटरलैंड को क्रॉस करके उस गैरिसन टाउन तक पहुंचना पड़ता था। तो उन्हें कई तरह के डिफिकल्टी उनको फेस करना पड़ते, कभी कभी रेबिलियंस के अटैक, उनके वहाँ के अधीन के जो वहाँ के लोग होते हैं उनका हमला हो जाता था, या बैड वेदर कंडीशन की वजह से वो नहीं जा सकते थे। तो इस प्रकार से दिल्ली सुल्तान लोग को ये लगने लगा, दे फेल्ट दैट वी हैड टू एक्सपैंड आवर एरिया एंड टू कैप्चर द हिंटरलैंड आल्सो। हमें जो है इन हिंटरलैंड एरिया को भी क्या करना होगा, कैप्चर करना होगा, अदरवाइज जो है हम गैरिसन टाउन के साथ में, गैरिसन टाउन से जो है हमारा जो हो आना जाना ये सब में और रिसोर्सेस का और वेल्थ का सबका प्रॉब्लम हो सकता है। सो द किंग्स, the Delhi Sultanate ultimately they wanted to expand their area। लास्ट में जो है वो अपने एक्सपैंड करने के बारे में विचार करने लगे और उन्होंने धीरे धीरे जो है अपना एरिया को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो ये जो एक्सपेंशन किस तरह से हुआ, या इसके आगे हम आपको नेक्स्ट जो अपना जो पार्ट 2 में जब मैं आगे रिमाइनिंग पोर्शन को पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इन लोगों ने जो है किस तरह से जो है इस गैरिसन टाउन और हिंटरलैंड को अपने अधीन करने का कोशिश किया और साउथ में भी जाकर कैप्चर करने लगा, क्योंकि इनको लगने लगा कि अगर हमें पूरे देश को, पूरे गैरिसन टाउन और पूरे इसको संभालना है तो हमें जो है पूरे के पूरे अपने एरिया को जो है एक्सपैंड करना होगा। सो इन द नेक्स्ट पार्ट जो है हम इस लेसन में जो है एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत के बारे में जो है पढ़ेंगे, मतलब किस तरह से जो है गैरिसन टाउन जो है वो जो है एक बड़े सल्तनत के रूप में परिवर्तित हुआ और किस डायनासिटी के अंडर में कौन कौन से मेजर डायनासिटीज है जिनके द्वारा जो है ये एक्सपेंशन का काम हुआ।
तो स्टूडेंट्स अभी तक जो है आप लोगों ने जो है मैंने आपको अभी तक जितने भी पढ़ाए हैं उसको मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ और मैं आगे जो है आपको कुछ होम असाइनमेंट्स देना चाहूँगी और उसके बाद में जो है नेक्स्ट लेसन में जो है अगर आपको किसी प्रकार से डाउट हो तो मैं उसको जो है क्लियर भी कर सकती हूँ। ओके, तो नाउ आई एम गिविंग यू सम होम असाइनमेंट्स। सो स्टूडेंट्स होम असाइनमेंट्स में है द नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सर्कल ऑफ जस्टिस, डिफाइन बर्थराइट, जेंडर डिस्टिंक्शंस, हिंटरलैंड एंड गैरिसन टाउन। तो अभी तक मैंने जो पार्ट 1 में पढ़ाया इसमें मैंने हर सर्कल ऑफ जस्टिस, गैरिसन टाउन और हिंटरलैंड इन सब के बारे में समझाया है। तो आपको जस्ट उसको डिफाइन करके अपने नोटबुक में लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही मैं जो है पार्ट 1 को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा है कि आप सब जो है अपने घर में सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहिए और अपना जो है पढ़ाई को ज़रूर आगे बढ़ाइए। ओके, बाय।